अध्याय 54। नेट 13 कोलिजियम 2। मुझे पता था कि तुम रैंकिंग में निश्चित रूप से शीर्ष 10 में शामिल होगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पहले दिन इतनी जल्दी शीर्ष पर पहुंच जाओगे। इस दर पर तुम वास्तव में टूर्नामेंट जीत सकते हो, एड्रियन ने अपने शब्दों में गहरे सम्मान के साथ कहा। शायद तुम सही हो, शायद तुम गलत हो। हालांकि हमें टूर्नामेंट के आखिरी दिन तक पता नहीं चलेगा। रुको, मुझे मत बताओ कि तुम 10 साल के बच्चे के खिलाफ जीतने की अपनी संभावनाओं पर संदेह करने लगे हो। एड्रियन ने गंभीर भाव प्रकट करने से पहले हंसी। मैं निश्चित रूप से यह टूर्नामेंट जीतने जा रहा हूं। ओरियन ने वापस मुस्कुराया। यही भावना है। कमरे में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन कुछ मिनटों के बाद एड्रियन ने बोलना शुरू किया। कल रात से ही कुछ ऐसा था जो उसे परेशान कर रहा था, और एड्रियन ने सोचा कि चुप रहने के बजाय ओरियन की राय सुनना बेहतर होगा। मैं सोच रहा था। किस बारे में? ओरियन ने पूछा। ठीक है, चूंकि अखाड़े में हमारी लड़ाई में सभी को एक दूसरे के खिलाफ जाना होगा, क्या आपको लगता है कि कमरे में मौजूद हर कोई आपके खिलाफ लड़ना चाहेगा? एड्रियन ने पूछा और कमरे में सन्नाटा छा गया। हालांकि वे ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन हर कोई एड्रियन और राजकुमार के बीच हो रही बातचीत को सुनने से खुद को रोक नहीं पाया। उनमें से ज्यादातर को राज्य के राजकुमार से लड़ने के बारे में संदेह था, और वे शाही परिवार के किसी सदस्य को नाराज नहीं करना चाहते थे, खासकर एक शाही सदस्य को जो वर्तमान में सिंहासन का उत्तराधिकारी था। ओरियन और एड्रियन के पीछे कुछ फुसफुसाहटें उभरी, और ओरियन उन सभी को सुन सकता था। वह जानता था कि अगर उन्हें पता चलेगा कि वह उनका प्रतिद्वंद्वी है, तो उनमें से बहुत से लोग उसके खिलाफ लड़ने के लिए उत्सुक नहीं होंगे। कुछ ने तो यह भी तय कर लिया था कि अगर उनका प्रतिद्वंद्वी राजकुमार होता तो वे मैच हार जाते। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपके खिलाफ जाना चाहेगा, एड्रियन ने आगे कहा। क्या इसलिए कि मैं राजकुमार हूं? ओरियन ने जवाब देने से पहले थोड़ी आह भरी। मैं समझता हूं कि मैच के दौरान कुछ प्रतिद्वंद्वी मुझसे पूरी तरह से भिड़ने में संकोच कर सकते हैं, क्योंकि वे शाही परिवार के किसी सदस्य को नाराज नहीं करना चाहते हैं, ओरियन ने कहा, अपने शब्दों में सूक्ष्मता से मान जोड़ते हुए ताकि कमरे में मौजूद हर कोई सुन सके कि वह क्या कह रहा था। ठीक है, हाँ। कई प्रतियोगी राज्य के राजकुमार से लड़ने में संकोच करेंगे, लेकिन अगर आपका प्रतिद्वंद्वी अचानक मैच से बाहर हो जाता है क्योंकि आप राजकुमार हैं, और वे नहीं चाहते कि आप हारें, तो आप क्या करेंगे? एड्रियन ने पूछा, यह देखने के लिए उत्सुक कि ओरियन उसके शब्दों पर कैसे प्रतिक्रिया देगा। ओरियन ने जवाब देने से पहले थोड़ी आह भरी। मैं समझता हूं कि मैच के दौरान कुछ प्रतिद्वंद्वी मुझसे पूरी तरह से भिड़ने में संकोच कर सकते हैं, क्योंकि वे शाही परिवार के किसी सदस्य को नाराज नहीं करना चाहते हैं, ओरियन ने कहा, अपने शब्दों में सूक्ष्मता से मान जोड़ते हुए ताकि कमरे में मौजूद हर कोई सुन सके कि वह क्या कह रहा था। उन्होंने आगे कहा, लेकिन सच तो यह है कि मुझे डिफ़ॉल्ट रूप से जीतने में कोई सम्मान नहीं मिलता। मैंने अपने कौशल का परीक्षण करने, खुद को सीमा तक धकेलने और टूर्नामेंट में प्रतियोगियों सहित सभी का सम्मान अर्जित करने के लिए इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया, और मेरा मानना है कि यही कारण है कि हम में से अधिकांश ने टूर्नामेंट में भाग लिया। उन्होंने रुककर अपने शब्दों को सुनने वाले सभी लोगों के दिलों में उतरने दिया। अगर कोई बिना लड़े हार मान लेता है, तो मैं निराश हो जाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी जीत हासिल करना चाहता हूँ। मैं चुनौती चाहता हूँ, मजबूत बनने के लिए मजबूर होना चाहता हूँ, और अगर कोई अपनी स्थिति के कारण 10 साल के बच्चे का सामना करने से डरता है, तो मैं उसे योद्धा के रूप में कभी सम्मान नहीं दूंगा। लेकिन क्या होगा अगर वे लड़ने का फैसला करते हैं?
ओरियन ने मुस्कुराते हुए एड्रियन की ओर मुड़कर जवाब दिया, अगर वे पूरी ताकत से मुझसे गंभीरता से लड़ने का फैसला करते हैं, तो मैं उन्हें परिणाम की परवाह किए बिना योग्य प्रतिद्वंद्वी मानूंगा। और कौन जानता है, शायद हम एक दूसरे से सीखने और मुकाबलों के बाद हमारी तरह ही करीबी दोस्त बन जाएं। ओरियन की बातें सुनकर सभी की आंखें अभी भी चौंक कर खुली हुई थी। आज की लड़ाई के लिए क्वालिफाई करने वाले अधिकांश प्रतियोगी पुरुष थे और अगर वे कहते हैं कि ओरियन को एड्रियन से बात करते देखकर उन्हें थोड़ी जलन नहीं हुई तो यह झूठ होगा। वे भी राजकुमार के साथ दोस्ती करना चाहते थे और अगर राजकुमार उनका प्रतिद्वंद्वी होता तो वे अपना मैच हारकर राजकुमार की मदद करने के लिए भी उत्सुक थे, उम्मीद करते हुए कि राजकुमार उनके कार्यों से प्रसन्न होंगे। लेकिन अब जब ओरियन ने अपने विचार व्यक्त कर दिए थे कि अगर वे उसके कारण अपना मैच हार जाते तो उसे कैसा महसूस होता, तो कोई नहीं चाहता था कि ओरियन उनसे निराश हो। वे चाहते थे कि राजकुमार उन्हें एक योद्धा के रूप में सम्मान दे। अब उन्होंने मन बना लिया था, वे राजकुमार की इच्छा के अनुसार काम करेंगे और उसका सम्मान पाने की पूरी कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि वे भी एड्रियन की तरह ओरियन के करीबी दोस्त बन जाएंगे। एड्रियन ने कमरे में अचानक मूड में आए बदलाव को नोटिस किया और उसके होंठ सहज ही मुस्कुरा उठे। वह नहीं चाहेगा कि उसका सबसे अच्छा दोस्त सिर्फ इसलिए फाइनल में पहुंच जाए क्योंकि वह क्राउन प्रिंस था। वह ओरियन को बाकी सभी की तरह कड़ी मेहनत करते हुए देखना चाहता था, शीर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता था, क्योंकि वह जानता था कि ओरियन भी यही चाहता था। एड्रियन ओरियन का बहुत सम्मान करता था और उसकी प्रशंसा करता था। उनके बीच सालों तक चली बहस ने ओरियन के प्रति उसकी प्रशंसा को और बढ़ा दिया था। मजबूत होते जा रहे हैं, लेकिन अभी-अभी ओरियन के शब्दों को सुनने से उनके लिए उनकी प्रशंसा और भी मजबूत हो गई। कमरे में कुछ मिनट तक सन्नाटा रहा। फिर ओरियन और एड्रियन ने देखा कि कोई व्यक्ति एरिना के बीच की ओर जा रहा है। क्या वह टूर्नामेंट अधिकारी गणेश नहीं है? ओरियन ने पूछा। कल गणेश ने जो पहना था, उसके विपरीत, वह इस समय एक ग्लैडिएटर की तरह कपड़े पहने हुए था, जिससे ओरियन के लिए उसे पहचानना थोड़ा मुश्किल हो गया। हाँ, वह वही है। मुझे लगता है कि वह आज सभी लड़ाइयों का रेफरी होगा। क्या आप जानते हैं कि वह अल भी है? सच में? मुझे नहीं पता था। हाँ, लेकिन इतना ही नहीं है। वह किंगडम के गिल्ड का वर्तमान गिल्ड मास्टर भी है और वह टूर्नामेंट अधिकारियों में से एक, मिस हिल्डा का पति है। क्या? यह चौंकाने वाला है न? एड्रियन ने हंसते हुए कहा क्योंकि उसने ओरियन के चेहरे पर आश्चर्य देखा। ओरियन ने सुना था कि राज्य में एक गिल्ड है, ठीक वैसे ही जैसे उपन्यासों और वीडियो गेम की काल्पनिक दुनिया में वह अपनी पिछली दुनिया में खेला करता था। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि गणेश गिल्ड मास्टर होगा, और उसने यह भी नहीं सोचा था कि वह पति होगा जिसका जिक्र हिल्डा ने कल उससे किया था। ओरियन अपनी सीट पर लेट गया और गणेश को दर्शकों से बात करते हुए देखा, जबकि वह मन का उपयोग करके अपनी आवाज को बढ़ा रहा था। देवियों और सज्जनों, क्या आप तैयार हैं? हाँ, भीड़ ने एक स्वर में चिल्लाया। कार्रवाई के लिए? हाँ। मनोरंजन के लिए? हाँ। तो आराम से बैठो और आराम करो क्योंकि हम आपके लिए एक ऐसा टूर्नामेंट लेकर आए हैं जैसा पहले कभी नहीं हुआ। पूरे राज्य में लाइव स्ट्रीम लड़ाई का प्रसारण किया गया। तो बिना किसी देरी के मैं आपके लिए आज के जूनियर नोबल एल्फ टूर्नामेंट के प्रतियोगियों को लेकर आया हूँ। हाँ। सभी ने जयकारे लगाए और देखा कि विशाल स्कोरबोर्ड पर आज की लड़ाई में भाग लेने वाले प्रतियोगियों की सूची प्रदर्शित की गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, जूनियर नोबल एल्फ टूर्नामेंट में हमारे पास कुल 120 प्रतियोगी हैं।
इनमें से प्रत्येक भाग्यशाली प्रतियोगी नॉकआउट लड़ाइयों में भाग लेगा। उनका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उनका नाम उन अंतिम 20 प्रतियोगियों में शामिल हो जो कल टूर्नामेंट जारी रखने के लिए योग्य होंगे। नियम सरल हैं। प्रतियोगियों को हर समय निर्दिष्ट लड़ाई के मैदान में रहना चाहिए। एक मैच तब समाप्त होता है जब कोई प्रतियोगी हार मान लेता है, नॉकआउट हो जाता है या उसका प्रशिक्षण डमी नष्ट हो जाता है, गणेश ने समझाया। लेकिन कोलिजियम के भीतर एक बड़बड़ाहट शुरू हो गई क्योंकि कोई भी अखाड़े में प्रशिक्षण डमी रखने की अवधारणा से परिचित नहीं था। मैं समझता हूँ कि आप में से कुछ लोग इस बात से भ्रमित हो सकते हैं कि मैंने अभी प्रशिक्षण डमी का उल्लेख क्यों किया, लेकिन यह उन कुछ संशोधनों में से एक है जो हमने टूर्नामेंट के जूनियर सेक्शन के नियमों में किए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी के रक्त की एक बूंद प्रशिक्षण डमी पर रखी जाएगी। लड़ाई के दौरान प्रतियोगी को होने वाली कोई भी क्षति तुरंत डमी में स्थानांतरित कर दी जाएगी। यह संकेत देने में मदद करता है कि प्रतियोगी कब हार के करीब है और यह प्रतियोगी की शारीरिक स्थिति, जैसे चोट, को भी दर्शाता है। कृपया प्रतियोगियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि लड़ाई के दौरान आपको जो भी चोट और दर्द महसूस होता है वह डमी में स्थानांतरित हो जाएगा, लेकिन आप अभी भी उस दर्द को महसूस करेंगे। हमारा लक्ष्य एक ऐसा टूर्नामेंट प्रदान करना है जहां प्रतियोगियों को अपनी जान जोखिम में डाले बिना खुद को आगे बढ़ाने की अनुमति होगी, जबकि वे अभी भी लड़ाई की तीव्रता का अनुभव कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, इसका मतलब यह था कि प्रतियोगी तलवार से कट सकते थे, लेकिन वे अपने शरीर पर कट नहीं देख पाएंगे। इसके बजाय इसे प्रशिक्षण डमी में भेजा जाएगा। हालांकि उन्हें अभी भी अपने शरीर में दर्द महसूस होगा, लगभग ऐसा जैसे कि कट उनकी त्वचा पर रह गया हो। जब भीड़ को आखिरकार समझ में आया कि गणेश उन्हें क्या समझा रहे थे, तो सभी ने और भी अधिक ऊर्जा के साथ उत्साहपूर्वक जयकार की। यह टूर्नामेंट का जूनियर सेक्शन था, इसलिए सभी समझ गए कि टूर्नामेंट के अधिकारी इस दृष्टिकोण को क्यों अपनाएंगे। टूर्नामेंट में पेश की गई इस नई पद्धति के साथ युवा रईस अपनी मौत की चिंता किए बिना सुरक्षित रूप से लड़ सकते थे। वे घायल हो सकते हैं, लेकिन चोट उनकी त्वचा पर नहीं दिखाई देगी। इसके बजाय यह डमी पर दिखाई देगी। हालांकि वे अभी भी अपने शरीर पर लगाए गए दर्द को महसूस करने में सक्षम होंगे, और यदि दर्द असहनीय हो जाता है तो उन्हें आत्मसमर्पण करने की अनुमति दी जाती है। साथ ही यदि कोई भी प्रतियोगी नॉकआउट हो जाता है तो उसका प्रतिद्वंद्वी स्वचालित रूप से मैच जीत जाएगा।